जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज अफसोसनाक बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का पसमानदा तरीन ख़ित्ता है, और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के पसमानदा तरीन ख़ित्तों में, पसमानदा तरीन इलाकों में बलूचिस्तान का नाम आता है। और जब भी वहाँ कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, वो बड़ी क्रॉनिक होती है, बड़ी मतलब बहुत सख्त होती है, और उससे लड़ना एक बड़ा मुश्किल मरहला भी होता है। और बलूचिस्तान में गुज़श्ता सुबह एक ज़लज़ला आया, 5.9 उसकी शिद्दत थी। पहाड़ी इलाकों में 5.9 का ज़लज़ला, और उसकी गहराई बड़ी कम बताई गई, 15 किलोमीटर गहराई थी। और ये क्योंकि ज़मीनी गहराई थी तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। अब तक की जो इतलात हैं, 20 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और हज़ारों जो अफराद हैं वो बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर गिर गए हैं। हरनाई का जो इलाका है वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। एफसी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रही है, और वहाँ कुछ एफसी के लोग पहुँच भी चुके हैं, इमदादी टीमें भी वहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन बहुत सा इलाका अभी भी इग्नोर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस इशू को ज़रूर टेकअप करें, क्योंकि मीडिया है ही नहीं पूरे बलूचिस्तान। मीडिया की रीच सिर्फ कोयटा तक ही है, और बाकी पूरा बलूचिस्तान जो कि तकरीबन 48% बनता है पूरे पाकिस्तान का, वो नज़रों से ओझल ही रहता है। तो बहुत नुकसान है। उन लोगों को ज़रूरत है कि मीडिया उनको कवरेज भी दे और इदारे भी भरपूर ताउन करें, ताकि ये जो नुकसान है उसको पूरा किया जा सके। और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इस पर हम अफसोस कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से उनके बुलंद दर्जात की हम दुआ भी कर सकते हैं। अल्लाह ऐसी मुसीबतों से पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। तो मैंने एहसन से कहा है, मेरे प्रोड्यूसर से, कि हम कोशिश करेंगे कि लियाकत शहवानी जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उनको हम अपने प्रोग्राम में ले सकें। बलूचिस्तान खुद इस वक्त सियासी मसाइल का शिकार है, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी बड़े मसले हैं, और ये ज़लज़ला आने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किल होगा इस सूरत हाल को संभालना। तो वफाक की भी ज़िम्मेदारी है, एफसी भी वहाँ पर भरपूर अंदाज से काम कर रहा है, और बाकी जो इदारे हैं जो डेफिनेटली रिकवरी का काम करते हैं, वो वहाँ पे जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी हर्डल्स हैं उनके लिए। इस पर हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के जो तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उनका मौक़िफ़ इस पर ज़रूर लें, ताकि ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुँच सकें। बात करेंगे क्योंकि इस मुल्क में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो आप और मैं तो ये सोचते हैं कि इंसाफ होगा, क्योंकि इमरान खान साहब कि अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल देखते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन देखते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, और उससे पहले मुशर्रफ साहब रहे, उनसे बड़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तानी रहनुमा सामने आए जिन्होंने एहतसाब की बात की, जिन्होंने करप्शन के ख़ात्मे की बात की, और जिन्होंने कहा कि उस मुल्क में इंसाफ भी होगा। तो जब आप इंसाफ, एहतसाब और करप्शन के ख़ात्मे की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में जो इदारे एहतसाब के लिए और करप्शन के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको आप स्ट्रेंथन करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब के 3 साल दौर में नैब को एक मजबूत इदारा होना चाहिए था, लेकिन नहीं बन सका। मौजूदा चेयरमैन नैब और नैब के हवाले से मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस ने जो रिमार्क्स दिए मुख्तलिफ फैसलों में, वो कई मरतबा आपने भी पढ़े और सुने होंगे। वो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है नैब के हवाले से। परफॉर्मेंस जो है, नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से भी प्रोसिक्यूशन हमेशा वीक नज़र आई बड़े बड़े केसेस पे। इमरान खान ने अपनी पूरा पॉलिटिकल स्टैंड उसके ऊपर बिल्ड किया, लेकिन नैब ने प्रोसिक्यूशन में इमरान खान साहब के सारे दावों को गलत साबित किया। नैब ने अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने कहा, कहते हैं कि हमने कुछ 400 अरब या 500 अरब की बात करते हैं कि वो हमने इकट्ठा किया, लेकिन ये नहीं चेयरमैन नायब ने बताया कि वो किस तरह इकट्ठा किया है, उसमें प्ली बार्गेनिंग कितनी है, किससे कितना लिया गया। एक फिगर दे देते हैं, उसके बैकग्राउंड क्या है वो मीडिया को भी नहीं बताए जाते। और चेयरमैन नायब बड़ा कम होता है कि मीडिया से इंटरेक्ट करें। तर्जुमान जो है नायब के वो भी मतलब उनको ढूंढना भी एक हवा होता है, उनसे बात करना भी एक बड़ा मसला होता है कि वो मीडिया से ज़रा दूरी इख्तियार करते हैं कि कहीं हम सवाल ना पूछ लें। तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस है जिसमें नए कवानीन की नैब के हवाले से बात की गई है, नैब को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, लेकिन बहुत सारे जो केसेस हैं वो नैब की जुरिसडिक्शन से निकल जाते हैं इस ऑर्डिनेंस के बाद। फिर मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन का हवाला भी इसी ऑर्डिनेंस में दिया गया है। आपने वफाकी वज़रा के कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ट्वीट और मीडिया टॉक्स और टीवी शोज़ में बैठे वफाकी वज़रा को सुना होगा। वो इस ऑर्डिनेंस के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और अपोजिशन इसके मसाइब बयान कर रही है। और बल्कि आज तो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलावल साहब का भी एक ट्वीट था। चेयरमैन नैब की तोसी क्यों ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस से क्यों लाना है? वैसे तो मेरे ख्याल में ये सवाल पूछते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये हुकूमत चली ऑर्डिनेंस पर रही है, तो एक और ऑर्डिनेंस सही, ऑर्डिनेंस के समंदर में ऑर्डिनेंस का एक लोटा कह लें या ऑर्डिनेंस कह लें, एक और सही। तो इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हमने सुना था 2016 में पनामा पेपर्स आए, 444 444 का नंबर था
तकरीबन जो पाकिस्तानी जिसमें शामिल थे किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया। उसकी वजह क्या थी, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन शुरू पनामा पेपर से ही मसला हुआ था। रिकवरी किसी से नहीं हो सकी, मनी ट्रेल किसी का सामने नहीं आ सका। पनामा पेपर का रिजल्ट आज तक 0 है। 2016 अप्रैल 2016 का वाक़या है। फिर आज जब हम बात करते हैं सितंबर 2020 और अक्टूबर 2021 की, तो तब पेंडोरा पेपर्स आ जाते हैं जिसमें 700 पाकिस्तानियों का तज़किरा है। तो इसका हाल भी क्या पनामा पेपर जैसा होगा? इमरान खान साहब तब तो एक उन्होंने कमेटी का बनवाई थी और उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल भी किया था, लेकिन जब अपनी बारी आई, जब खुद वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने स्पेसिफिक कमेटी नहीं बनाई। वही लोग जो उन्होंने कमेटी, वो लोग जो खुद उन्होंने मुंतखब किए, लगाए, उनको ही इसका पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का हुक्म दे दिया था। इस पर भी हम बात करेंगे और इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजाल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JJY फेस से। कामरान साहब के पास ज़रा पहले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले हाफ में ही हैं प्रोग्राम के। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसकी लीगल वर्थ क्या है और ये हुकूमत ऑर्डिनेंस क्यों लाई है एट द नेक ऑफ टाइम? कोई लीगल रास्ता, कानून साजी वाया पार्लियामेंट क्यों नहीं की इसने, और क्यों हुकूमत वक्त चाहती है मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं वो ही कंटिन्यू करें? सर, वो लीगल रास्ते की जो बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जो है ना, वो एक कानून के मुताबिक या दस्तूर के मुताबिक ही रास्ता हुआ करता है, मगर उसके अंदर कोई बदनीयती नहीं होनी चाहिए उस ऑर्डिनेंस में लाने की और उसकी अब आपको याद होगा कि चंद इजलास खत्म हुआ है और चंद दिन पहले ही कमिशन जॉइंट सिटिंग के लिए, इसके बावजूद इस ऑर्डिनेंस का आना, और उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा क्योंकि आप चंद दिन में फिर असेंबली का इजलास होने जा रहा है, तो इन बिटवीन जो है ना वो ऑर्डिनेंस का आना जो है ये बजाते खुद बदनीयती पे मबनी यकीनन है जी। अब उस ऑर्डिनेंस का जो है ना उसके फजाइल जो बयान करें तो फजाइल में एक पहला फजल जो है ना वो इसने ये किया है कि बहुत से लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूजन है, वो एक्सक्लूजन जो है ना वो जो PTI का नैरेटिव था एहतसाब का करप्शन के अगेंस्ट, वो उन्होंने जो है ना पास की जो है ना या ईवान सदर में, लेकिन उस फजल में सर कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं को भी फायदा हो रहा है ना कामरान साहब? जी, से पूरी कौम को इससे फायदा हो रहा है, यकीनन महंगाई से भी फायदा हो रहा है, इस पूरी कौम को इससे भी फायदा हो रहा है। तो ये फवायद में से एक पहला फजल जो है ना वो ये है कि वो इसमें कुछ एक्सक्लूजन आ गया। दूसरा फजल ये है कि वो उन्होंने जो है ना वो एहतसाब जो है ना वो सिलेक्टेड एहतसाब को जो है ना उन्होंने मजीद जो है ना वो तकवीत देनी चाहिए। जो पुराने चीजें करने थे मगर काम इनके आए, उनके लिए रास्ते जो है ना वो इन्होंने निकाल दिए। तो अब जब वो रास्ते निकल आए हैं तो यकीनन उसके मजीद फायदे होंगे। वो सिलेक्टेड एहतसाब जो है वो मजीद जो है ना उसको उनकी मर्जी के खिलाफ चलना है तो किसी के खिलाफ चलेगा, किसी के हक में चलना है तो किसी क्या। अच्छा यार, ऐसे कामरान साहब की आवाज़ ठीक करो, दोबारा कॉल कर मिलाओ इनको। राना साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, हुकूमत वक्त को पूरे ऑर्डिनेंस को हुकूमत अपोजिशन पूरी ने रिजेक्ट कर दिया। सर, इसकी रिजेक्शन की वजह क्या है? आप अगर हुकूमत कुछ करना चाह रही है, एहतसाब का सिस्टम मजबूत करना चाहती है, तो आपको तो हुकूमत का साथ देना चाहिए। और इस ऑर्डिनेंस में जहां फ़ायदा PTI को हो रहा है सर, वहीं फ़ायदा आपके अहम रहनुमाओं को, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, इनको भी फ़ायदा हो रहा है। सर, आपको भी फ़ायदा इस ऑर्डिनेंस से, तो आप क्यों मुखालिफ हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो नैब एक ऐसा अदारा है जिसने अकाउंटेबिलिटी ऑपोजिशन की भी करनी है और हुकूमत की भी करनी है। तो इसके कोई भी अगर लॉ मेकिंग है तो वो कंसल्टेशन के साथ और कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। तो पहले तो इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाना जो है वो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करता है। नंबर 2, ये एक फर्द आखिर के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया जिनका नाम जावेद इकबाल साहब हैं, और लगता ऐसा है कि उनके बगैर नैब चल नहीं सकती और उनके बगैर जो भी हुकूमती एजेंडा है वो पूरा नहीं हो सकता। तो एक आदमी के लिए जो है जो कि एक कंसल्टेशन के प्रोसेस से आया, जो कि कानून में लिखा हुआ था नैब लॉ के, उसको फॉलो करके आया, लेकिन मुख्तलिफ जस्टिसेस ने पिछले 3 साल में नैब के बारे में कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। तो ये सारे अलकाब जो है वो चेयरमैन के लिए और नैब के लिए इस्तेमाल हुए
और वो हम समझते हैं कि एक मुतनाज़ा चेयरमैन थे, तो उनको अब बगैर कंसल्टेशन के लिए कंटिन्यू करना क्या तासर स्ट्रॉन्ग करता है कि नैब एक न्यूट्रल अदारा है, या इस तासर को जो है ज्यादा वो जो है वजन देता है कि नैब जो है एक आला के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? तो मेरे ख्याल से सबसे पहली जो वजह है वो तो ये है। नंबर 2, मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जिस तरह इन्होंने पामाल किया है इस ऑर्डिनेंस के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब आप जजेस अपनी मर्जी के लगाएंगे और उनको तनख्वाहें जो है आप अपनी मर्जी से देंगे, तो वो न्यूट्रलिटी जो नैब में होनी चाहिए आप उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं? जो पावर्स आपने पहली दफा एग्जीक्यूटिव को दे दी, हुकूमत को दे दी कि हुकूमत डिसाइड करेगा कि अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन लगेंगे, कैसे लगेंगे और क्या होगा। और फिर तीसरा पॉइंट ये कि जो हुकूमत 3 साल से एक ही रट्टा लगाई रखी है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम एनआरओ नहीं देंगे, ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, जो मर्जी हमारे से कर लें, वैसे बात कर लें, एनआरओ नहीं देंगे। उसी हुकूमत ने आज जो है खुद अपने आप को एनआरओ दे दिया है। और उसकी वजह क्या है? आपने कहा कि हमें भी फायदा होगा। देखें, होगा हम तो लोगों सही, ने तो भुगत लिया। फायदा तो हो रहा है आपको सर। देखें, लेकिन हम लोगों ने तो केसेस भुगते, हमें तो 2 साल भी जेल में डाला, 2.5 साल भी डाला, रेफरेंस भी नहीं फाइल की, सब कुछ किया। और ये सारे जो एसेट बियॉन्ड मीन के बहाने के ऊपर, और जब पब्लिक ऑफिस से कोई रिलेशन नहीं था उसके अंदर भी डाला, टैक्स के इश्यूज के ऊपर भी डाला, तो वो हमने तो भुगत लिया है, हमें तो अब कोई फिक्र नहीं है। लेकिन यही चीजें जब आपको जब डिस्कशन में ऑपोजिशन लेके आए, विद यू सर, 34 राणा साहब आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑर्डिनेंस लाना कोई लीगल नहीं है सर, ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक ही आया है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है सर? देखिए, हमारे पास जो है वो इसको चैलेंज हम कर सकते हैं। अब हम पार्लियामेंट पे भी इसके ऊपर बात करेंगे, और ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी एक लाइफ, छोटी सी लाइफ होती है, उसके बाद तो इसको पार्लियामेंट में आना ही आना है, तो हम इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। लेकिन जो मैं पॉइंट मैं जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि इसको लाना, इसको इंप्लीमेंट करना, और फिर ऐसे शेक भी डाल देना कि बेल जो है उसकी अमाउंट इक्विवेलेंट कर लेना इल्जाम के। तो इल्जाम तो आशियाना में अरबों खरबों के लगे थे और साबित कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और ये गलत है। और ये मैं समझता हूं एक और कामरान साहब, सर आपको कामरान साहब आवाज क्लियर है मेरी? कामरान साहब को आवाज है मेरी? हसन साहब, कामरान साहब मुझे ये बताइए सर, ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का, और किस हद तक ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किया जा सकता है सर? क्या आप समझते हैं कि इस ऑर्डिनेंस की कोई बड़ी वैल्यू या वुकत नहीं होगी सर? नहीं आ रही हसन साहब आवाज? कामरान साहब, एहसान साहब, जरा ऑडियंस को सर ये बताइए कि ये चैलेंज किस तरह होगा? मतलब अब डिबेट तो हो सकती है इस पे पार्लियामेंट में। ऑर्डिनेंस चैलेंज सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है, और या फिर और तो इसका कोई तरीका नहीं है। अब क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जब ये इनैक्ट हो जाता है तो ये लॉ बन जाता है उस मुद्दत के लिए जो ऑर्डिनेंस की होती है। तो बाकी अब मैं समझता हूं कि एक तो असेंबली में डिबेट होगी कि ये सही है, गलत है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, एक तो वो है। और जब इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो इनको असेंबली में लाना ही होगा। तो एक तो वहां वो फोरम है पार्लियामेंट का, दूसरा जो है वो आपके पास कोर्ट्स है, और वो हमारी जो लीगल टीम है इसको स्टडी कर रही है कि इसको अगर हमने चैलेंज करना है तो किस तरह से करना है और कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन मैं आपको जो ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो एनआरओ का जो एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हुकूमत जो है वो, और फिर खुद उन सारी काबीना के जो मामलात हैं, जो ईसीसी के मामलात हैं, जो एक्नेक के मामलात हैं, जो बोर्ड में मामलात हैं, जिन केसेस के ऊपर इन्होंने ऑपोजिशन को रगड़ा और हम रगड़ा खा चुके हैं, आज वो सारे मामलात जो शुगर स्कैम है, जो मेडिसिन का स्कैम है, सारा कुछ इन पे जा रहा है सर, जो आटे का स्कैम है, उससे ये अब नैब का जो दायरा कार है वो खत्म कर दिया। तो बिल्कुल इनकी इंटेंशंस के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि जब ऑपोजिशन कहती थी कि 34 निकात के ऊपर डिस्कशन करें, आए हम बैठे पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट करें, तो हमारे पे तो इन्होंने स्टैंप लगा दिया कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, और उसको डिबेट को कंटिन्यू नहीं किया और रोक दिया। इस पे बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट या हुकूमत वक्त अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाह रही। एक ब्रेक ले रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे और ऑर्डिनेंस को किस हद तक कर सकती है अपोजिशन, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लिया मैं। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। सर एक तो ऑर्डिनेंस पे आपने पूरी हुकूमत चला दी, 3 साल गुजार दिए और कॉन्फिडेंस ये है कि ऑर्डिनेंस भी लाते हैं और आप लोग, आपके कोलीग्स वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम इस ऑर्डिनेंस के पीछे पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है, उसको फिर आप सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि जो कानून साजी है या इदारों में बेहतरी है, इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत वो पार्लियामेंट के जरिए करती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, एतराज़ भी ना होता किसी को। चीमा साहब देखें, ये आप जो बात कर रहे हैं आइडियल तो ये बात ठीक है, बट आप ये देखें कि जो हमारी अपोजिशन है वो इसकी कीमत क्या मांगते हैं। वो किसी भी लेवल पे आप कह लें कि जो कीमत मांगते हैं वो कोई मुहज़्ज़ब दुनिया दे नहीं सकती कि आप जमहूरियत का नाम या मैंडेट का नाम करप्शन की इजाज़त है या आप कह लें कि उनके लिए कानून नहीं है या बाब द लॉ होना ये मैंडेट की आप कह लें मेराज है। ये किसी भी मुहज़्ज़ब दुनिया में या जमहूरियत में होता नहीं। जमहूरियत ट्रांसपेरेंट होती है। यहाँ पे आज भी देखिए ऑर्डिनेंस में भी क्या है कि हमने मुशावरत करनी है अपोजिशन से। अपोजिशन को हम बड़ी देर से कह रहे हैं, देखें कभी भी किसी ने ये शायद एनवियन ही ना किया हो, कभी कोई इतना बड़ा बदकिस्मत मुल्क रहा ना हो कि जिसमें जो अपोजिशन लीडर है वो सबसे बड़ा मुजरम हो या जिसने बनना है या इस वक्त जो मौजूद है चेयरमैन नैब, उसका मेन जिस बात का वो कस्टोडियन है उसी का मुजरम है आपका कानून। कता कलामी की माफी चाहूंगा, पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि अपोजिशन लीडर मुशावरत करेगा प्राइम मिनिस्टर से। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हो तो वो नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का कानून है ना सर। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी कानून में किसी एथिक्स में किसी यू कैन से मॉरल वैल्यूज़ में ये नहीं आता कि जो बंदा एक यू कैन से एक वांटेड है या विक्टिम है, एक्यूज्ड है, जो बंदा एक्यूज्ड है एक्यूज्ड ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाएगा। जो बंदा ने कटहरे में खड़े होना है जाके अपनी सफाई देनी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाएगा। ये कभी किसी ने एनवियन ही नहीं किया होगा कि कोई पार्लियामेंट या कोई मुल्क इतना बदकिस्मत हो सकता है कि सबसे ऊपर वाले अदारे का जो आप कह लें कि एक न्यूट्रल आदमी लगाना है, जिसने ट्रांसपेरेंसी को बहाल करना है, जिसने आप कह लें कि वैल्यूज़ को या एक जमहूरियत को ट्रांसपेरेंट करना है, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो एक ऐसा बंदा होगा जिसको 25 अरब रुपए का एक केस हो और 7 अरब का एक केस हो और बड़ा ओपन एंड शट केस हो, तो वो अपॉइंटिंग उसके साथ मुशावरत करनी पड़ेगी या उसकी कंसेंट लेके लगाना पड़ेगा। ये कभी किसी ने सच्ची बात नहीं सोचा होगा, लेकिन अब ये ऐसा हो गया तो मैं समझता अपोजिशन को एज एन अपोजिशन आना चाहिए, ना कि शहबाज शरीफ पे इसरार करना चाहिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें ये बातें अगर हम इस तरह ही एक्सेप्ट करते जाएँ, बुराई को एक्सेप्ट करते जाएँ, इसका पॉइंट आउट ना करें, हम इसको रेजिस्ट ना करें, तो ये आप इनडायरेक्टली तो आप चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक ठीक होगा। इसके लिए बड़ा अच्छा मौका था, आप 1 साल पहले कानून ले आते, बिल ले आते असेंबली में, उस पर डिबेट करा देते, ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। मुतनाज़े तो खुद ही कर दिया ना आप लोगों ने अपने आप को। मैं कहता हूँ नहीं, हमने तो मुतनाज़ा नहीं किया, हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि आए बैठ के कुछ चीज़ तय करें, लेकिन उनका इसरार है कि शहबाज शरीफ आके तय करेगा और शहबाज शरीफ अगर तय करेगा तो फिर जरूरत क्या है नैब की। ही इज द अपोजिशन लीडर ना चीमा साहब, ही इज द अपोजिशन लीडर। आप तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन के देखने वाली बात है कि किसको अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। ये अपोजिशन की मर्जी है ना, वोट है उनके पास मैंडेट है, किसी को भी अपोजिशन लीडर बना दें। चीमा साहब अगर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर ना होते, उनकी जगह कोई और होता तो फिर आप ऑर्डिनेंस ना लाते। नहीं, मेरा तो मतलब है कि जो बंदा भी जिस पे इस वक्त करंट केस हैं, जो बंदा इस वक्त ओपन एंड शट केस में 32 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, वो कोई भी होता, उसका नाम कोई भी होता, हम उसके साथ मुज़ाकरत ना करते। कोई बंदा भी ऐसा मतलब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरत करने को तैयार है हम, मतलब स्पिरिट इसकी ये है कि न्यूट्रल बंदा लगाया जाए, अपोजिशन और आप कह लें कि हुकूमत मिल के लगाएं। स्पिरिट इस केस की ये है और उसी स्पिरिट से होना चाहिए, आज भी इसी स्पिरिट से होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही राम साहब। ये बड़ा वैसे चीमा साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। ये तो खैर मैंने बड़ा कम ही सुना है पीटीआई के लोगों से कि वाजे कर दें कि अपोजिशन से तो बात करनी है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो बनाया अपोजिशन वालों ने उनसे बात नहीं करनी। और दूसरा पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ऑर्डिनेंस इसलिए ला रहे हैं कि आप लोग मजबूर कर रहे हैं, आप लोग पार्लियामान चलने ही नहीं देते तो मजबूरन ऑर्डिनेंस का सहारा इस हुकूमत को लेना पड़ता है। राणा साहब एक कॉमेंट अगर कर दें इस पर तो।
ये टोटली फ्लॉड एक्सप्लेनेशन है। नंबर एक, वो जो है कन्विक्टेड नहीं है, एक्यूज्ड है, और जितनी एक्यूजेशन अभी तक आई हैं वो तो किसी चीज पे कुछ साबित नहीं कर सके। जिसको ये ओपन एंड शट केस कह रहे हैं, उनको अभी लंदन के कोर्ट्स ने जो है वो एनसीए ने उनको क्लीन चिट दे दी है, और जिन चीजों के ऊपर ये बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो एक चीज रहेगी। दूसरा देखें, ईसीपी के ऊपर भी कंसल्टेशन हुई, क्या इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस नहीं चल रहा था? हम तो समझते हैं कि वो भी ओपन एंड शट केस है, कि ये तो फारिग, पूरी जमात फारिग होती है। देखिए ये बात नहीं है, बात इनकी नीयत पे है जो कि बदनीयत थी, और इन्होंने ये एक फर्द वाहिद के लिए ये सारा कुछ किया, उनको कंटिन्यू करना चाहते थे। दूसरा, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो ये तो नहीं कह रहे कि आपने इसी बंदे को जो है सिलेक्ट करना है, जो मैं कह रहा हूं मनामन वही होगा। इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस है, आपने भी नाम देने हैं, हमने भी देने हैं, और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो पीएमएलएन का नहीं होता, वो पूरी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे इल्जामात जो है इमरान खान साहब पे, तो हम कहें वो मुस्ताफी हो जाएं और फिर आ जाएं। देखें, ये पूरी चीज मेलाफाइड के ऊपर है। और देखें, दूसरा चीज, नैब लॉ कहता है कि अगर डिप्टी चेयरमैन हो तो वो भी एज एक्टिंग चेयरमैन एक्ट कर सकता है, लेकिन इन्होंने डिप्टी चेयर भी कोई नहीं रखा हुआ। तो ये, और फिर डिले आया, जो चीज इनको पहले करनी चाहिए थी इन्होंने एंड में लाके, और सबको पता था ये ऑर्डिनेंस लाने लगे, और सबको पता था कि ये जावेद इकबाल साहब को ही जो है एक्सटेंड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं इससे दो चीजें हुई। इससे ये अया हो गया पूरी कौम को कि जावेद इकबाल साहब किन के कहने पे काम कर रहे थे, और किन के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने वाइटल हैं कि उसके बगैर पूरी नैब नहीं चल सकती। फिर ये तीसरी एक बड़ी उनके लिए जो लॉजिक प्रेजेंट करते हैं, वो ये कहते हैं जी ये जो नैब चेयरमैन है ये बड़ा जबरदस्त है, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी रिकवरी की है। तो इस तरह तो बड़े जजेस बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे फैसले करते हैं, बड़े पुलिसमैन बड़े अच्छे हैं, उनको भी आप एक्सटेंशन दे दें, उनके लिए भी आप ऑर्डिनेंस ले आए। लेकिन उनके लिए तो आप ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए, आप इन्हीं के लिए लेके आए। तो देखें, हम इसको इससे, और ये कोई भी न्यूट्रल आदमी हो वो इस चीज को जो है वो अनवाइंड कर देगा कि ये इनकी नीयत क्या है और इनका इंटेंशंस क्या है। चीमा साहब, वैसे इस ऑर्डिनेंस के बाद ना आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। हमारे दोस्त हैं, वो पीटीआई के बड़े सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब के हर इकदाम की भरपूर सपोर्ट करते हैं, हमारे टीवी पे भी बैठ के, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बैठ के। आज उन्होंने भी कह दिया कि नैब की जो बिल्डिंग पब्लिक न्यूज़ के ऑफिस की बैक साइड पे है उसको भी वो पनाहगाह में बदल दें, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के बाद तकरीबन नैब आपने गैर फाल कर दी है। तो ये आपके वो लोग हैं जो आपके बयानिए को सपोर्ट करते हैं सर। नहीं, देखें, मैं बेसिकली आप कह लें कि किस बंदे का किस चीज़ पे नुक्ता नज़र क्या है, एक ही सिचुएशन पर उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। 22 करोड़ लोग हैं, डेफिनेटली उनकी अपनी अपनी सोच है, सारों के अंगूठों के निशान अलग हैं, सारों की सोच अलग है। वो ये नहीं है ऑर्डिनेंस तो कौम को तो सेटिस्फाई किया जा सकता है ना चीमा साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, मैं कुछ बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप कह लें कि कोई गलत बात कर रहा हूँ, कि इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, या कोई आप कह लें कि मेरी जो डिमांड ऐसी है। मैं कह रहा हूँ कि उस जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में है कि मुशावरत की जाएगी अपोजिशन। अब इसमें तो हम उसकी स्पिरिट तो बिल्कुल ही चेंज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि अगर हम शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन करते हैं, ऐसे बंदे से जिससे 32 अरब के चार्जेस हैं, तो हमने तो उसकी 32 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग को लीगलाइज कर दिया। तो अपोजिशन भी चाह रही है कि लीगलाइज कर दें, हम नहीं करने जा रहे। हम कह रहे हैं कि अपोजिशन का ये प्रेरोगेटिव है, उनका ये हक है, उनका ये मैंडेट है, ये करें। एक बंदे पे इसरार क्यों, इस एक बंदे पे इसरार क्यों कि जिस बंदे पे मतलब ये ना अपोजिशन की मर्जी से, ये ना अपोजिशन की गलती से, ना इनकी कंसेंस से उस बंदे ने 32 अरब की चोरी की, ना हमें पता था, ना कानून बनाने वालों को पता था कि एक बंदा ऐसा भी आएगा माशाल्लाह तीसमार खान जो 32 अरब की करप्शन करके तो उसके पास इख्तियार आ जाएगा कि वो करप्शन में सजा देने वाले को लगाना है उसने या नहीं लगाना, उसने अपना मुनसद काउंसिल लगाना है। ये तो किसी ने नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, राणा साहब ने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, यहाँ कानून बनाने वालों ने सोचा कि इस तरह होगा। अब हो गया है तो आप स्ट्रेट पे जाएं। हम हमारी आज देखें, आज भी हम कौन सा दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनाब जो ऑर्डिनेंस है उसमें मुशावरत मौजूद है। सर चीमा साहब आप बिल्कुल सर, मेरा पॉइंट ये है, मैं इस पे नहीं आता कि इस ऑर्डिनेंस से अपोजिशन को फायदा हो रहा है या एनआरओ इमरान खान साहब अपने लोगों को दे रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इससे फायदा कम से कम एक बात पे तो हम तीनों मुत्तफिक हैं ना कि इससे फायदा चेयरमैन नैब को जरूर हो रहा है कि वो अपनी पोस्ट पे स्टैंड करेगा। तो भाई 1 साल पहले आप लोग ये काम कर रहे थे, यू आर द गवर्नमेंट, आपको पता था कि चेयरमैन नैब अगले साल जा रहे हैं,
तो 1 साल पहले ऑर्डिनेंस ले आते, कानून साजी कर लेते, जो चेंज आपने करना है वो 1 साल पहले कर देते हैं। ये मुल्क है ना सर, मुल्क चलाने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, या जिस दिन काम हो रहा होगा उस दिन आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमारी तो नहीं देखिए, हमारा तो ये नहीं ख्याल ना कि आप कह लें कि कोई बंदा इतने ज़्यादा यू कैन से स्टबर्न हैं या गुलाम हैं या एक फिक्स हैं कि वो किसी बात से हिलते ही नहीं है कि आप शहबाज शरीफ में मियाँ फैमिली हो, वो आप कह लें बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई रिश्तेदार हो, वो इसहाक डार आ जाए फिर भी इस्लाम, शहबाज शरीफ आ जाए, उनका साला आ जाए, साली का भतीजा आ जाए, दामाद आ जाए, उसको भी इस्लाम। भाई ऐसी तो पार्टियाँ नहीं होती ना। हमने तो कभी नहीं सोचा था इस तरह कि आप कह लें कि सारे के सारे पार्लियामेंटेरी इतने बड़े बड़े लोग वो 25-25 साल 28 साल के बच्चों के पीछे खड़े होकर वो आप कह लें कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करेंगे। ये तो कभी किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हम नहीं समझते कि आप कह लें पूरी अपोजिशन, पूरी असम्बली, पूरी डेमोक्रेसी को आप होस्टेज बना देंगे कि नहीं शहबाज शरीफ पे 32 अरब का करप्शन के चार्जेस हैं, कोई मसला नहीं। आप सही कह रहे हैं सर, मेरा पॉइंट ये है कि साल पहले भी तो यही बात थी ना, तो 1 साल पहले शुरू कर देते इस ऑर्डिनेंस की, और इसको चेयरमैन नैब को मुतनाज़ बनाने की जरूरत ही नहीं थी सर। आपने तो पूरा चेयरमैन नैब ही मुतनाज़ कर दिया ना। मैं कह रहा था नहीं, हम तो 1 साल से कह रहे हैं कि ऐसे कर लें, ये मान नहीं रहे। हम तो 1 साल से कह रहे हैं, हम समझते मान जाएंगे। इन्हें भी पता है, देखे ना, हुकूमत के पास भी ऑप्शन तो मौजूद हैं, इन्हें नहीं पता कि ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। पिछले दिनों मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे, क्या नाम है वो, पीपल्स पार्टी के MNA, तो उन्होंने कहा जी मुझे हमें पता है कि इनके पास ऑप्शन है, वो नंबर इनके पास हैं, ये कर लेंगे। भाई अगर आपको पता है तो आप हमें ये मौका ही ना दें, आप हमें ना मौका देना, आप जल्दी कर लें। और आज भी अगर ये ऑर्डिनेंस आ गया तो आप बैठ के कंसेंसस करें, जल्दी करें कंसेंसस बैठ के, ताकि जावेद इकबाल साहब चले जाए, चेयरमैन नैब आ जाए। आप उसे क्यों प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं? अगर आपके ख्याल में आपका लगाया हुआ बंदा, आपने अपॉइंट किया हुआ बंदा इतना गलत है, आप उसे नहीं होना चाहिए, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल बैठ के कंसेंसस करें। क्यों नहीं करते? कर लेते हैं बैठ के। ये कंसेंसस अपोजिशन किस पे करे? अपोजिशन किस पे कंसेंसस करे सर? अपना बंदा प्रपोज करे, एक बंदा एक नाम प्रपोज करें, 2 नाम करें, 3 नाम करें, एक कंसेंसस बिल्ड करें। भले शहबाज शरीफ क्यों, अपोजिशन की बात है, वो भी अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिशन को 2 बंदे और रिप्रेजेंट कर ले, 1 कर ले, 3 कर ले, स्पेशली इस केस के लिए। हम तो नहीं कह रहे कि आप अपोजिशन लीडर चेंज करें, स्पेशली इस केस दूसरी तो नहीं दाद सकते ना कि अपोजिशन लीडर कौन रहेगा, ये तो अपोजिशन डिसाइड करेगी सर इसके लिए कि मैं तो हम कब कह रहे हैं कि वो डिसाइड ना करें? हम तो नहीं कह रहे कि वो डिसाइड ना करें, हम कहते करें, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं हो सकता, उनके केसेस हैं सर। ये एक जमहूरी मुल्क है चीमा साहब, ये एक जमहूरी मुल्क है, अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, उन्होंने अपना बंदा अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दिया, नोबडी कैन चैलेंज हिम सर। अपोजिशन डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोग वोट दे के इनको भेजते हैं ना सर। कैसे डिक्टेट कर सकते हैं अपोजिशन को या किसी को भी? मैं कह रहा हूं, हम नहीं डिक्टेट कर रहे। जमहूरियत में सारे फैसले कंसेंसस से नहीं होते, फैसले अक्सरियत राय से होते हैं। अब हमको इलीगल काम करने जा रहे हैं, हम भी कानून में जो रास्ता हमें दिया है उसी के हिसाब से कर रहे हैं ना। हमें भी कानून ने मैंडेट दिया है कि हम हुकूमत हैं, हमें कानून ने मैंडेट दिया कि हमारा प्रेसिडेंट है, वो एक ऑर्डिनेंस कर सकता है। उसके बाद आप पहले उसे अच्छा, मुझे अब राना साहब से ओपिनियन लेना, मैंने आपको काफी टाइम दिया चीमा साहब। है ना सर, इसमें गैर जमहूरी क्या हो गया? इसमें गैर जमहूरी क्या हो गया? अच्छा, मैं फिर नून लीग का नुमाइंदा बन जाऊंगा, इस पर मैं क्या जवाब दूं? राना साहब, उनकी ख्वाहिश ये है कि अपोजिशन लीडर बदलिए तो हम आपके ये नैब के हवाले से सारे तजावीज़ मान लेंगे, मुशावरत भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट। दूसरा, आपकी जानिब से 3 नाम मूव होने चाहिए थे, वो भी नहीं हो सके सर, तो ये आपतराज आप पे भी बनता है। देखिए, ये तो एक बचकाना डिबेट हो रही है कि भाई वो क्यों हो जाए, किसी और बंदे को क्यों ले आए। इन्होंने 1 मिनट मुझे ये बताएं कि क्या आशियाना हाउसिंग स्कीम के ऊपर अरबों रुपए के इल्जाम लगे नहीं थे? कहां गया वो केस? फारिग हो गया? क्या आपने 15 किलो हीरोइन डाली थी सनाउल्लाह के ऊपर? क्या LNG के ऊपर आपने मिफ्ता इस्माइल और क्या कहते हैं खाकान अब्बासी को अंदर नहीं किया था? क्या कहा था जज ने कि ये मफरूजों के ऊपर केस बना रहे हैं नैब? तो ये इस जो आपने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 16 महीने कैद काटी और उसमें जज लिखता है कि यार ये तो नैब का मैंडेट ही नहीं लग रहा है, ये केस कैसे बना है? उस जजमेंट में लिखता है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है क्या केस है, कोई इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कौन से 56 कंपनियों का इल्जाम आप भूल गए? 200 अरब आपने लेके, तो इल्जामात की बेस के ऊपर आप कहें ऑपोजिशन लीडर चेंज हो जाए? आप तो आए दिन अपनी मर्जी से, आपने तो सीपेक पे इल्जाम लगा दिया था कि वो भी करप्शन करने के लिए हो रहा है। तो यहां ये बात देखें, हम कानून की बात करें, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ अप्लाई करता है। और मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि ECP जो है उसके अंदर आपके खिलाफ केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, हम समझते हैं आप गिल्टी हैं, ओपन एंड शट केस है, उसमें कंसल्टेशन नहीं हुई। तो ये इलॉजिकल डिबेट है, इस डिबेट की कोई सेंस नहीं बनती कि इसको आप कैसे डिफेंड करें।
असल किस्सा क्या है? असल किस्सा ये है कि इन्होंने एनआरओ दे दिया। अब जो इसके अंदर एक शिक है कि भाई जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको खत्म कर दिया इन्होंने, खाक से मिला दी है कि भाई अब सदर डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव हुकूमत का फैसला होगा कि कौन जज लगेगा, किन केसेस पे वो बैठेगा, वो क्या चीज सुनेगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, उसकी सिलेक्शन कौन करेगा। क्या इस तरह आप न्यूट्रलिटी लेके आएंगे? ये न्यूट्रलिटी है। फिर आप कहते हैं कि जो बेल होगी वो उसी अमाउंट पे होगी जितनी इल्जामात है। तो इल्जामात आप किसी पे, आपने तो 200 अरब डॉलर लेके आना था बाहर से, आप वो कहते हैं मैंने चोरी किया है, तो अब मैं 200 अरब डॉलर लाऊंगा बेल करने के लिए? ऐसे नहीं होता। और ऐसे अदारे के लिए जिसके लिए सबसे जरूरी है कि परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, वो बोले, वो उससे हर लॉ उसका जो है न्यूट्रलिटी की गवाही दे, वो बताए कि ये अदारे ने ऑपोजिशन की भी अकाउंटेबिलिटी करनी है, इसने हुकूमत की भी अकाउंटेबिलिटी करनी है। और ये तासर ही नहीं आ रहा। तासर आ रहा है कि ये वन वे है, ये उनकी मुलाजमत कर रहे हैं। तो फिर ये बातें देखिए। और जो राना साहब फरमा रहे हैं कि तासुर नैब की परफॉर्मेंस का है, किसी हद तक वो दुरुस्त भी है कि पिछले 2 साल या 3 साल की आप नैब की कार्रवाइयाँ देखें तो उनका ज़्यादा फोकस परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान खान, अलीम खान से हट के अपोजिशन के रहनुमाओं पर ज़रा सख्त रहा है, और जिस वजह से थोड़ा मुतनाज़ चेयरमैन नैब और नैब हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा पेंडोरा पेपर्स के हवाले से बात करेंगे। 700 पाकिस्तानियों का नाम, लेकिन नतीजा क्या होगा, पनामा जैसा या कुछ और? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2016 में जब पनामा पेपर्स आए थे तो तब 444 पाकिस्तानियों के नाम थे, उनमें से कोई भी किसी का भी एहतसाब नहीं हुआ, ना कोई 1 रुपया पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हुआ, ना ही जो टैक्स चोरी के इल्ज़ामात थे 444 लोगों पे, ना उनका एहतसाब हुआ। क्या पेंडोरा पेपर्स का भी ऐसा ही कुछ होगा? इमरान खान साहब जब आए थे, चीमा साहब, पनामा पेपर्स, तो वो बड़ा खुल के बोलते थे पनामा पेपर्स। चीमा साहब, इमरान खान साहब ये इस्तीफ़ा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से इसलिए मांगते थे कि उनके बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनीज में और पनामा पेपर्स में थे। आज पेंडोरा पेपर्स में आपके कोलीग्स, आपकी कैबिनेट के वुज़रा के नाम हैं, तो आज तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में, आज तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दें और कौम को बताएं कि ये होता है हुकूमत, इक़्तिदार से पहले के दावे और इक़्तिदार के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन। चीमा साहब देखिए, बेसिकली हमने जब नवाज शरीफ साहब का नाम आया था तो हमने उनसे इंक्वायरी मांगी थी। हमने कहा था इनका जवाब दें। इस्तीफ़ा मांगा था सर, ये इस्तीफ़ा मैं सुना चुका हूं। इस्तीफ़ा नहीं, वो बाद में मांगा था। पहले हम इंक्वायरी मांग रहे थे। वो इंक्वायरी कराने से इनकार कर रहे थे, वो उसका हिसाब देने से इनकार कर रहे थे। जब वो इंसाफ की रास्ते में रुकावट हो गए तो हमने कहा कि फिर आपको रिज़ाइन करना चाहिए ताकि इंक्वायरी जो है आपकी न्यूट्रल हो सके। नवाज शरीफ साहब पार्लियामान में आके उन्होंने कहा था कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, आप करिए जो आपने करना है। और फिर आपकी मर्जी की वो कमेटी बनी थी जिनके सब लोगों को वाजिद ज़ियाद समेत आपकी हुकूमत में एडजस्ट किया गया अच्छी पोस्टों पर। नहीं, देखें, जब आप कह लें कि कमेटी बनी तो उस कमेटी से हमने कोई इनकार किया? उस कमेटी ने क्या किया था? उनको रिमूव तो नहीं किया, उसने इंक्वायरी की थी ना। सो बेसिक जो बात है, हम भी यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप आएँ, कमेटी बनाएं, आप हमें सुजेस्ट करें, JIT बनाएं, अदालत में जाएं, हम भी जाते हैं, हम तो इंक्वायरी करा रहे हैं। आप जो सोर्स, जो फोरम इस्तेमाल करना चाहते हैं इंक्वायरी के लिए, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इस जमहूरियत होती ही ट्रांसपेरेंट है, जमहूरियत नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो जितना कुछ करेंगे, आप जितनी सपोर्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, सामने आएंगे, फोरम को इस्तेमाल करेंगे, हम इसको वेलकम करेंगे। इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इस बात पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब से इंक्वायरी ही मांग रहे थे हम, उन्होंने नहीं माने। जल्दी से एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए चीमा साहब, क्या बतौर पाकिस्तानी जमशेद इकबाल चीमा साहब ये मुतालबा नहीं करते कि जिन वफाकी वज़रा के नाम आए हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो कम अज़ कम इस्तीफ़ा ना दें, कौम को बताएं सही कि पेंडोरा पेपर्स में ये बताया गया है, ये सही है और ये गलत है? कौम को तो बताएं ना, इस्तीफ़ा ना दें कम अज़ कम। ये डेफिनेटली सही बात है, ये बड़ी जायज़ सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कि मैं देखें, मेरे पास एक फोरम है इंसाफ का, दूसरा फोरम है पब्लिकेशन, आप कह लें पब्लिक को बताना, मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन तो मेरा पहला राइट है, पहला मेरा फ़र्ज़ है, ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये बड़ी जायज़ सी बात है इसे। हाँ राना साहब, ओवर टू। ये चीमा साहब बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं कि अब आपको चाहिए, उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, जैसा भी था उन्होंने पनामा पेपर्स को टेकअप किया और नवाज शरीफ साहब को उनके ओहदे से हटवा दिया, वो भले जिस वजह से मर्जी हटाया गया। आपकी जानिब से इस पर
इस पर कोई बड़ा स्टैंड नहीं आया? वफाकी वज़रा PTI के बहुत सारे लोगों के इसके नाम हैं, क्यों अपोजिशन और नून लीग खामोश है सर? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत ने NRO दे दिया है। जितने भी लोग जो पंडोरा बॉक्स के अंदर, पंडोरा लीक्स के अंदर आए, उनको इन्होंने कहा है कि नैब का दायरा कार अब उन पे नहीं होगा, क्योंकि टैक्स के मामलात और इनकम बियॉन्ड मीट जो है अब नैब नहीं देखेगी। तो सबसे पहले तो जो हुकूमत का काम था, उन्होंने पंडोरा जितने लीक्स थे इनके वफाकी वज़रा का नाम था, उनको इन्होंने NRO दे दिया। दूसरा, मैं इनसे कहूंगा, मेरे पास शहबाज गिल साहब का बयान लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर चोरी में इनका नाम आ जाता है। जुनेद सफदर साहब के बारे में कहा जब फेक न्यूज चली कि उनका नाम पंडोरा लीक्स में। फिर फवाद चौधरी कहते हैं इनका पेट ही नहीं भरता, ये चोरी किए जाते। तो सबसे पहले जो इन्होंने इल्जामात जुनेद सफदर पे लगाए, वो बोले ना अपने वुजरा के बारे में दोहरा मेयार क्यों रखते हैं। वो खुसरो साहब के बारे में भी कहें यही चीजें, फैसल वाडा साहब के बारे में भी वही कहे कि इनका पेट नहीं भरता। नहीं, टाइम खत्म हो रहा है सर। चीमा साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन को चाहिए कि वो कोर्ट चली जाए, वो एहतसाब के लिए JIT की रिक्वेस्ट कर देना कि अगर पेंडोरा पेपर्स में इनके नाम है PTI वालों के, ये आप लोग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ऑपोजिशन, देखिए हम तो समझते हैं कि जो पनामा भी था वो भी पाकिस्तान के साथ साजिश थी, और नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था पनामा के अंदर, ये माफी मांगते रहते हैं। बेटे का नाम था जो ओवरसीज काम था। और इंशाअल्लाह ताला हम राना साहब टाइम खत्म हो गया। चीमा साहब की बात बड़ी जायज है सर। उस वक्त इमरान खान साहब ने टेकअप किया था, अब की अपोजिशन को टेकअप करना चाहिए। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।